बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। उम्मीद के साथ साथ दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। थोड़ा सा आप लोग मेरे ख्याल से टेंशन फ्री होने जा रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कुछ गुड न्यूज़ दूँ। आज गुड न्यूज़ इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज पाबंद किया जा रहा है शहर के करता धरता जो हैं उनको, कि उन्होंने वो जिस तरह हम लोग पाबंद है ना ऑफिस टाइम पे हमने पहुंचना ही पहुंचना है, 10:05 का मतलब है 10:05 पे शो होना ही होना है। सो अब पाबंद किया जा रहा है तमाम डीसी साहिबान को कि उन्होंने सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब अगर डीसी साहिबान फील्ड ऑफिसर साढ़े 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचेंगे, 11 बजे तक रहेंगे, रात 11 बजे तक अगर रहेंगे तो बड़ा काम होगा। यानी आपके शहर के मसाइल तो हल हो जाएंगे। फील्ड अफसरान 11 बजे तक फील्ड में रहेंगे और इसी दौरान कहा गया कोई मीटिंग कोई इजलास भी नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है अब वो सज़ा और जज़ा जिसकी बात करते हैं, अब वो जो हम कहते हैं कि जी आपको फीडबैक लेना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि पूरे दिन में क्या हुआ। जब लोग फील्ड में रहेंगे, टाइम के पाबंद हो जाएंगे, उनको पाबंद कर दिया गया कि आपने 9 बजे दफ्तर पहुंचना ही पहुंचना है। नहीं जी, अगर डीसी साहब पहुंच जाएंगे तो उनकी टीम तो पहुंचेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है कि अगर बॉस आ गए हैं तो तमाम मामला टाइम पे आ रहा है। पता चल जाता ना जी आज बॉस दफ्तर में है तो आपने आज टाइम पे पहुंचने हैं, तो वो लोग जो कि आधी लेट आने के होते हैं वो भी टाइम पे पहुंचना शुरू हो जाता है। यानी अब तमाम लोगों का किबला दुरुस्त होने जा रहा है। अब आपके शहर के बड़े मसाइल जिनका हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, तजावुजात, महंगाई, माफिया का राज, ये वो, अब वो सब खत्म हो जाएंगे जब तमाम ऑफिसर्स टाइम पर आएंगे, अपना काम करेंगे, 11 बजे तक रहेंगे। अगर रात 11 बजे तक रहेंगे तो फिर तो हमारा शहर जो है वो बहुत ज़बरदस्त शहर, मिसाली शहर बन जाएगा। ना स्मॉग नज़र आएगी, ना महंगाई नज़र आएगी और आवाम की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और राव दिलशाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशखबरी है ना? देखिए जी, खुशखबरी के हवाले से पहले जिस तरह आप बात कर रही थी कि सरबराह के हवाले से, सूबे का सरबराह चूँकि वज़ीर आला होता है और शहर का सरबराह जो है वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होता है। इनकी ड्यूटीज़ के हवाले से बात करें तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी जो है ये 24 घंटे की होती है। मैंने भी कोई 8-9 साल डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर जो है वो किए हैं। राव साहब जो है ये भी एक अरसे से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी जो है वो 24 घंटे की होती है। किसी वक्त भी कोई नागहानी सूरत होती है, ये फील्ड में जाने के पाबंद है और ये नज़र भी आते हैं। किसी का फील्ड विजिट है लाइक वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी का, तो ये वहाँ पर इनका पहुँचना ज़रूरी है। कहीं आग लगी है या कुछ हादसा हुआ है, इनका वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। रही बात, इसके साथ साथ इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि ये अवामी मसाइल जो हैं ये सुनेंगे। आपने ये देखा होगा कि खुली कचहरियाँ जो है पहले लगाया करते थे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, अब वो कम हो गई हैं। लोग जो है वो इनके दफातर में जाते हैं। अच्छा, यहाँ बात जो है वो ये है कि अगर इनका टाइम पाबंद कर दिया गया है कि 9 बजे इन्होंने आना ही आना है ड्यूटी पर, तो ये बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से ये आ भी जाते होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि ये आते हैं। ठीक है, अब बात इस तरह है कि ये जो फैसला लिया गया है मेरे ख्याल के मुताबिक ये इस हवाले से अच्छा है कि ये टाइम पर अपने ऑफिस आएँ, लेकिन इस हवाले से बुरा है कि अगर ये 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे इनको अगर पाबंद कर दिया गया कि आपने, लेकिन मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सुबह 9 से 11 जो है ना, जो बात ये है ना कि कोई मीटिंग्स नहीं करेंगे, नहीं, ये सुबह 9 से 11 बजे तक ऑफिस बैठेंगे। होगा ये कि लोग जो आते हैं इनके दफातर, ये उनके साइल जो आते हैं ये उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसके बाद अहकामात जारी करेंगे। लेकिन इसमें ख़राबी पता क्या है, जो मेरे ख्याल के मुताबिक ख़राबी ये होगी कि 9 से 11 अगर कोई भी डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठा है, उसके बाद अगर वो फील्ड विजिट पर निकल गया है, मीटिंग पर चला गया या कहीं और चला गया, तो उससे कोई अगर सवाल करेगा ना कि आप ऑफिस में नहीं थे, तो वो फिर जवाब दे नहीं है। वो कहेगा जी मेरी ड्यूटी औकात ऑफिस में बैठने के 9 से 11 हैं, बाकी मैं फील्ड विजिट पर हूं। तो इससे कई मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। आपको बजाय इनको पाबंद करने की बजाय बता दिया कि ये सुबह 9 से 11 है। मतलब मुझे तो देखिए वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कहा गया है कि ये 9 से 11 कोई मीटिंग या कोई इजलास तलब नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब ये पूरा दिन तो नहीं कर सकते ना। ये मेरे ख्याल से 2 घंटे की पाबंदी जो है ना वो लगाई गई है कि आपने ऑफिस में रहना है और साइलिन की मुश्किलात जो है ना वो सुननी है और उनका ज़ाला करना। अच्छा, यानी ये 2 घंटे साइलिन के लिए मुख्तस होंगे। मुझे लग रहा था पूरे शहर के मसले हल हो जाएंगे। जिस तरह से आपने वो एक पहले स्टोरी सुनाई ना, लगता है कि वो जैसे मुझे ऐसे लगा है खबर पढ़ के, पूरी कहानी की तरह से आपने इसको एलैबोरेट करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत मरतबा ऐसा हुआ है। बुनियादी तौर पर फ़र्क ये आपने करना है कि चूँकि जो डिप्टी कमिश्नर है वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है और उस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हर शहरी को हर तरह के मसाइल दरपेश रहते हैं
और वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का रुख करता है। डीसी तक रसाई है, हाँ, उनके दफ्तर तक आम आवाम की रसाई मैं है। इसी पर आने लगा हूँ। और डिप्टी कमिश्नर्स का जो असल काम है, ये तो बहुत सारे हमने उसको एजुकेशन अथॉरिटी में पार्किंग भी वो देखेंगे, अब इसमें पोलियो कैंपेन भी वो देखेंगे, डेंगू कैंपेन भी वो देखेंगे, और इस तरह की सारी जो इवन देन के वो खसरा कैंपेन आती है या कोई भी इस तरह की कैंपेन्स आती हैं तो वो देखते हैं। फिर हर चीज़ में डिप्टी कमिश्नर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो होती है। असल काम ये है कि जो रेवेन्यू के केसेस हैं जिनकी तादाद हज़ारों में, उनको एड्रेस करना है डिप्टी कमिश्नर्स ने, और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है उसने एडीसीआर और डीसी, ये दो ऐसी पोस्ट होती हैं किसी भी डीसी ऑफिस में जो कि बराह रास्त जिनकी तरफ साइलिन का रुख ज़्यादा होता है। लेकिन हालात ये हैं कि मैंने 7-8 साल से इसको लुक आफ्टर करता रहा। तो खैर मैं पॉलिटिकल बीट को देख रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी एक डीसी को, सिर्फ एक नाम आएगा, जो 7-8 डीसीज आए उनमें से सिर्फ एक नाम आएगा, मुदस्सिर रियाज मलिक, जिसने के मुसलसल 5-5 घंटे केसेस की हेयरिंग की है। कोई रायवेंट से आ रहा है, कोई काना से आ रहा है, कोई वाघा से आ रहा है, कोई शादरा से आ रहा है, उसने पर्सनली हेयरिंग की है और इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। उसके अलावा कोई मैं दूसरा नाम लेने के, मुझे पता ही नहीं कि दूसरा नाम भी कोई मैंने कभी देखा हो कि रेवेन्यू केसेस सुने हो। वैसे डीसी की प्रेजेंस हर जगह पे है, लेकिन रेवेन्यू केसेस के हवाले से लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमने अपने जो डिप्टी कमिश्नर्स और एसीज हैं, इनको हमने मलबा चुकवाने पे लगा दिया, इनको हमने टमाटरों के पीछे लगा दिया। राव साहब 2 घंटे काफ़ी हैं? मैं आप ये बात कर रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग इमरान साहब, जबकि अवेलेबिलिटी नहीं है। डीसी से मुलाकात ऐसी है जैसे चीफ मिनिस्टर से। यही तो पॉइंट है कि डीसी के दफ्तर तक जा सकते हैं। अब डीसी के खाली बैठने का तो फायदा नहीं है। डीसी बैठे और उसके बाद रेवेन्यू केसेस को सुने, और जो लाइनें लगी होती हैं हर रोज, आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं डीसी, और सारे जो ज़मीनों के, लोगों की जायदादों के इश्यूज होते हैं, वो सारे केसेस डिप्टी कमिश्नर से रिलेटेड है। जो असल काम है इनका, किसी का विरासत का मामला है वो वहाँ पे है, किसी की जायदाद, किसी का कब्जा हो गया है, और आपको याद होगा कि इस हवाले से भी सेल्स बनाए गए, लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती, डीसीज की मोस्टली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। क्यों कि हमने डीसीज को हर तरह के जो इंतज़ामी अमूर हैं उनमें धकेला हुआ है, वो रेवेन्यू अमूर को उनको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अगर 2 घंटे डीसी को पाबंद किया जाता है तो ना सिर्फ डीसी बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी पाबंद करना होगा। अब तहसीलें हैं 10 आपकी, और फील्ड ऑफिसर्स ऑब्वियसली उसी में आएंगे। एसीज और डीसीज, ये तमाम तहसीलों में आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीसी अगर ये 2 घंटे भी अगर बैठते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर इंप्लीमेंट हो सकेगा। आपने इतने अरसे में देखा कि कोई डीसी 9 बजे दफ्तर आ रहा है? नहीं, इंप्लीमेंट वाली बात मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आपकी ये आपकी अपनी विल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने ठंडे कमरे में, आपको देखें अगर साइलिन ने आना है तो साइलिन की रसाई को आसान करना होगा। डीसी ऑफिस के बाहर 6-7 लोग मौजूद होते हैं, जिन डीसी तक रसाई ही बड़ा मुश्किल मरहला है। ये मैं आपको बड़ी फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुश्किल काम है डीसी लाहौर तक रसाई। उसके बाद अब अगर आप बात कर लें रेवेन्यू केसेस को एड्रेस करने की, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें एडीसीआर को पावर्स दी होती हैं, बाज़ औक़ात डीसीज की जो पावर्स हैं वो एडीसीआर एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एडीसीआर के पास भी इतनी ट्रैफिकिंग होती है केसेस की कि वो अपने जो उन्होंने लिस्ट जारी की होती है 2 दिन जो कोर्ट करनी होती है उन्होंने, वो अगर ये दिन डिसाइड करके भी ना 2 दिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों की शिकायत सुने, उनका अजाला करे, तो मेरे ख्याल से वही आपने कहा कि कुछ ना होने से तो बेहतर है। बड़ा मसला है। अब मुझे बताएं कि अगर कोई काना से साहिल आया है बेचारा, सर अगर हमें पाबंद किया जाता ना कि आपने इस टाइम दफ्तर किस तरह पहुंचता है डीसी ऑफिस किस तरह पहुंचता है वो बेचारा, और उसके बाद आगे डीसी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इससे बड़ी अब ये खिदमत तो नहीं है ना। चलिए ये अभी तो फिलहाल खबर के मुताबिक कमात आ गए, अल्लाह करे अमल दरामद हो। 2 घंटे का भी अमल दरामद हो गया तो फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको पाबंद किया जाए कि इस टाइम पे दफ्तर पहुंचते हैं ना, तो फिर शायद ये भी पहुंच जाए। अब देखिए कह रही हूँ हो सकता है ये भी इसी तरह से टाइम पे पहुंचना शुरू हो जाए। अगर नहीं पहुंचते तो शायद जुर्माना यहाँ पर भी हो। अब आपने तो लोगों को पाबंद बनाना ही है ना। तो लेट्स सी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। शाहिद सिप्रा साहब की खबर ये है कि वो कहते हैं हुकूमत का बिजली की बचत के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट है। मुल्क भर में 8 करोड़ पंखों को तब्दील करने का मंसूबा है। 15,000 रुपए की लागत से 12 इकसात में सारिफीन को इन्वर्टर फैन लगा कर दिए जाएंगे, यानी साथ में सारिफीन इन्वर्टर फैन लेके लगाएंगे। ये आसानी दी जा रही है। वसूली बिजली के बिल में होगी। अच्छा जी, अब ये तरीक़ेकार जो है इसकी थोड़ी वजाहत ले लेते हैं कि बिल इससे कितना कम आएगा, इन्वर्टर पंखे और आम पंखे के बिल में कितना फ़र्क है, और क्या वाकई ही ये सारिफीन को सहूलत मिलने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब ज़रा रोशनी डाल दें कि किस तरह से ये सहूलत सारिफ को मिलेगी और बिल में कितना फ़र्क आ जाएगा। देखें, ये हुकूमत ने अभी काफ़ी दिन पहले ऐलान किया था कि हम जदीद टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। आपको अभी भी देखें, हम लोग सब बैठे हैं तो इन्वर्टर एसी की तरफ जाते हैं। हम लोग इन्वर्टर, अगर वॉशिंग मशीन लेनी है तो हम उस तरफ जाते हैं। इन्वर्टर फ्रिज की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से हमारे बिलों में कमी आती है। इससे दो तरफा फायदा होगा ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है। एक तो गवर्नमेंट जो बिजली की जनरेशन कर रही है खास तौर पर कंज्यूमर्स के लिए, और IPPs का जो मसला बना रहता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात की जाती है, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की बात की जाती है। तो बिजली की जब खपत कम होगी तो जनरेशन भी कम होगी, और उससे बराह रास्त क्या फायदा होगा कि आपकी बिजली की कीमत कम होगी, IPPs को अदायगियाँ कम करनी पड़ेगी। यह प्रोजेक्ट किस तरह बन रहा है कि इब्तदाई तौर पर कहा गया है कि मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ पंखे हैं सार्फिन के पास जो कि आम इस वक्त चल रहे हैं, और वो 100 वाट के हिसाब से बिजली ले रहे हैं। लेकिन जब उनको इन्वर्टर पे कन्वर्ट किया जाएगा तो वो 50 वाट पे आ जाएंगे। इससे अच्छा। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि 50% तक जो है वो बिजली की जो खपत है उसमें कमी आ जाएगी, और सालाना 5,000 मेगावाट बिजली बचेगी। तो इसका क्या मतलब है कि 5,000 मेगावाट हमें बिजली की जनरेशन नहीं करना पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जो फर्नेस या LNG या दीगर महंगे फ्यूल पर हम बिजली बनाते हैं और हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अदा करते हैं, उसकी अदायगियां नहीं करना पड़ेंगी। इसलिए ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के लिए तो फायदेमंद है, सार्फिन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब इसका क्या तरीकाकार क्या बनाया जा रहा है? पोर्टल बनाया जाएगा, कंज्यूमर उस पर रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद हुकूमत का पावर डिवीजन, डिस्कोस और बैंक ऑफ पंजाब या फिर किसी कमर्शियल बैंक के साथ ये ऑफर सभी के लिए शाहिद सिप्रा साहब, या कुछ मखसूस लोग? अच्छा, सबके लिए कंज्यूमर कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, अपने पंखे तब्दील करने के लिए अप्लाई करेगा। हाँ, उसमें कुछ शराइत रखी गई हैं कि डिफॉल्टर ना हो या इस तरह की, वो चले आम चीजें, वो इतनी मैटर नहीं करती। अच्छा, फिर क्या होगा कि आप अप्लाई करने के बाद जब मुआयदा हो जाएगा तो 15,000 रुपए एक पंखे की कीमत मुकर्रर की गई है। क्या दोबारा सॉरी बता दे, कितनी कीमत? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए एक पंखे की कीमत मुकर्रर की गई है, और साथ में कहा जा रहा है कि 12 इकसात की जाएंगी। मतलब आपको एक साल के दौरान 15,000 रुपए की अदायगी करना पड़ेगी और आपको एक पंखा मिल जाएगा। अब इसका आगाज कब से होने जा रहा है? क्योंकि इतनी जबरदस्त अगर चीज हो तो फिर लोग चाहते हैं ना कि हम इससे इस्तेफादा करें। रिटर्न फॉर्म में ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। इसका अब इन्होंने डिस्को से इन्होंने जवाब मांगा हुआ है, और लेस्को समेत दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनसे जवाब मांगा हुआ है कि इससे आपका कितना जनरेशन जो है या आपकी तलब में कितनी कमी होगी। तो उसके बाद ये कैलकुलेशन करके जब मुआयदा तय पाया जाएगा तो चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट। हम यहाँ ये प्लान, आखिरी बात करना चाह रहा हूँ कि ये सारे खुद नहीं लेगा। जिस कंपनी के साथ मुआयदा होगा गवर्नमेंट का, वो घर घर जाकर पंखे तब्दील करेगी और इंस्टॉलेशन भी वो करेगी। इससे फायदा होगा कि मतलब कहीं पे फ्रॉड का चांस नहीं होगा, कहीं पे आप कहेंगे कंज्यूमर के साथ कोई पैसे जो है उनका नुकसान हो जाए। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत और सार्फिन को इस प्रोजेक्ट पर कम अज कम संजीदा हो जाना चाहिए कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे हमें चले जाना चाहिए। चलें जी, दैट्स रियली गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आपने प्लान कर लिया इन्वर्टर पंखे का? फिर देखिए, बड़ी सर्दियों में तो पंखे चलते नहीं हैं। पर राव साहब यही बात कर रहे थे, 2 महीने कम से कम पंखा चलेगा। तो मैं जरा चुप कर गया कि जो इन्होंने बात की उस पर भी खैर आते हैं 10 से 15। देखिए, अगर हम बात करें ना इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो चले बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि मुल्क भर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, लाहौर या पंजाब के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए जो है ये 8 करोड़ पंखे जो हैं कोई एक ऑफर तो ऐसी है कि सब लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि सालाना 5,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी बचत भी होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस कंपनी के साथ मुआहदा होगा गवर्नमेंट का, वो कंपनी खुद आगे घर सारिफ के पंखा लगाएगी। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है। खैर, उसकी ऑब्वियसली माइंड में ये आता है कि अगर पंखा ख़राब हो गया, ऑब्वियसली वो कुछ होगा कि जी वारंटी है उसकी 1 साल की या 6 माह की, जितनी भी है वो सारी चीज़ें होती रहेंगी।
अन्ना बहुत अच्छी बात है, हम ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है या इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि आप शुरू तो हुए ना कि थोड़ा बिजली के मसले को आप बेहतर करने जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा से एक चीज़ का रोना जो है वो रोते आए हैं, उस तरफ गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं जाती। देखें, हम गवर्नमेंट के खिलाफ या नेगेटिव कोई बात नहीं कर रहे, हमारा इस प्रोग्राम में बैठ के चूंकि जो हमारी सोच है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसके तहत बात करते हैं ना। जब हमें ये पता है कि यार बिजली का जो बहरान है उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, तो जो थिंक टैंक्स गवर्नमेंट के पास बैठे हुए हैं वो किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में 11 महीने जो है वो सूरज जो है वो आबोताब के साथ चमकता है? ओ भाई, सोलर पैनल जो है, ये छोटी सी जो स्कीम शुरू की है ना कि जो हम मुफ्त देंगे या इतने घरों को ये देंगे, उसको आप छोड़ें, उसको आप छोड़ें। आप ये क्यों नहीं करते कि हर किसी को आसान तरीका कर दें कि वो बैंक से लीज पर, किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे सोलर प्लेट्स ले लें। अब तो आपकी सोलर प्लेट जो है ना, आप यकीन जाने इतनी की सस्ती हो गई हैं, बहुत सस्ती मिल रही हैं, लेकिन अभी भी लोग बेचारे जो हैं वो नहीं खरीद पा रहे। इन्वर्टर्स है उनके साथ, गवर्नमेंट जो है हमारी इन्वर्टर्स चाहिए वो उनकी प्राइसेस जाके पिछले 10-10, 15-15, 20-20, 25 साल से हम सुन रहे हैं कि जी नए डैम बन रहे हैं, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए। चले ठीक है जी, 27 में सस्ती तरीन बिजली पन बिजली से बनती है, हमारे पास पानी तो मौजूद है, जितना बारिशी पानी आता है अल्लाह के हुक्म से हम जाया कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना बड़ा इमरान साहब, इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, अब सीजन चूंकि निकल रहा है, प्रेशर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है और ये सितंबर के एंड तक ये एक सीज़न है जब आपको पंखों की इंतहाई ज़रूरत आप कह सकते हैं कि रहती है। उसके अलावा मार्च में अगर गर्मी आ गई है तो फिर वो आपको थोड़ा बहुत शुरू होगा, और अक्टूबर में अगर हवाएं चलना शुरू नहीं हुई तो फिर आपको पंखा, इवन 15 अक्टूबर तक तो हर सूरत पंखे बंद होते हैं। एनीवे, अब इस पे आपने अगर शुरू कर ही दिया है तो इसका तरीकाकार भी आपको आसान करना होगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जैसे शायद से अगर आपने 100 मेगावाट या 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाना है ना, तो वो ना बहुत मुश्किल एक प्रोसीजर है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1000 मेगावाट आप अपने रवैये की वजह से बचा सकते हैं। यानी बहुत सारी हमारे घरों में अगर हम देखें तो अगर मोटर पंप चल रहा है तो वो चल रहा है, पानी निकल रहा है, अच्छा पंखे, राउदिल शाह साहब, अब अवाम के साथ जो हो रहा है ना, वो पता क्या हो रहा है कि जिस कमरे में बैठे हुए हैं ना वहां की लाइट जल रही है। आप ये चीजें लोग, बड़ी मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे, मैं इत्तेफाक करता हूँ इमरान साहब, बिजली बचाने के लिए। इमरान साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आई। सर, रवैयों को छोड़े ना, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन आते। आप मुझे ये बताएं, आप बिल पे करते हैं अपने घर का, मुझे बताएं कि जितने टैक्स आपके बिजली के बिल में लग के आते हैं, ये क्या वो सही है? ये मुझे बताएं। का मसला नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि जो बिजली आप यूज करते हैं, हमें सर्दियों में तो पंखे नहीं चाहिए। ये अगर स्कीम शुरू करनी थी तो ये आपको हर चीज पे अगर तनकीद करने लगे, अच्छा नहीं, चले तनकीद की बात नहीं है ना। 5000 मेगावाट हमारा मौकफ ये है कि ठीक है, आप बिजली यूज करते हैं, आप उसका टैक्स देते हैं, आपको टैक्स लग के आ गया। वाले पॉइंट से जो बिजली पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, उस टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों ले रहे हैं भाई? ये तो वो टैक्स सारे क्यों दे? ये आपके खत्म करें ना ये टैक्स, छोड़ डालने, ये नहीं काम होने वाला। मजीद टैक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे और इसकी भी वसूली बिजली के बिलों में की जाएगी। सो चले, अवाम इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये 2 महीनों में चाहे 3 महीनों में फ़ायदा हो, लेकिन सवाल ये है कि अब इसको जल्दी शुरू कर दे ताकि ये 1-2 महीने जो पंखे चलने इसमें फ़ायदा हो जाए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर है परेशानी की। बारहा पोलियो कैंपेन्स चलती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में चलाई जाती हैं। जिस तरह से अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं उसके मुताबिक तो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब हमेशा से ऐसे होता है कि हमारे घर टाइम पे टीम्स पहुंचती भी, क्योंकि मैं हमेशा ये इंश्योर कराती हूँ कि जब मेरे बच्चों को पोलियो का कतर तब पिलाए जाएं जब मैं घर हूँ। तो जब कभी अर्ली मॉर्निंग टीम आती है ना 10 बजे 11 बजे, तो मेड उसको ये कह देती है कि जी आप तकरीबन 1-2 बजे के करीब आ जाए, तो वो उस टाइम पे दोबारा आती हैं। तो इट मीन्स कि अच्छे तरीके से ये कैंपेन चलती है। राव साहब, फिर वजह क्या बनती है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने बताया। कैंपेन के हवाले से, चूँकि आप जब भी 1-2 माह का गैप आता है तो फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। किसी ना किसी 5 बेसिकली ये है
जो ड्रेन जिनके सैंपल्स लिए जाते नहीं, हैं, और गुलशन रावी वाली ड्रेन और हमेशा ही बड़ी, गुलशन रावी वाली और खाड़क वाली, ये 2 में से ज़्यादा, और आउटफॉल रोड, आउटफॉल रोड, यस, 3 जगहों से ये अक्सर और बेशतर अगर पॉजिटिव निकलता है सैंपल तो यहीं से निकलता है। इसका मतलब है कि पोलियो वायरस की मौजूदगी तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम कर क्या रहे हैं, हम पोलियो कैंपेन को उसी पैटर्न पे चला रहे हैं जो कि आज से 5 साल या 7 साल पहले था। यानी उतनी ही तादाद है लेडी हेल्थ वर्कर्स की, जबकि आपके शहर की जो आबादी है 7 साल पहले आपके शहर की जो आबादी थी वो 1 करोड़ के लगभग थी, और अब 1 करोड़ 32 लाख है। और ये तो वो आबादी है जो यहाँ के मकीन हैं, और उसके अलावा इस शहर में 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवलिंग रहती है, यहाँ पर आना जाना रहता है। और उसमें ख़ास तौर पर जब तक हम अपने लारी अड्डों पे इसकी सख्त तरीन मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, यानी आपको याद होगा कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो आपको एक तो यहाँ पर पोलियो का सर्टिफिकेट बनवा कर जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर उधर जाके आपको लाइन में लगना पड़ता है वो ड्रॉप्स पीने के लिए आपको। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए हमने आज जदीद दौर में सिर्फ 2 या 3 मुल्क अब बाकी हैं जहाँ पर ये पोलियो का इशू है पूरी दुनिया में, और सर फहरिस्त गालिबन हम ही हैं, और अफ़गानिस्तान साथ में एक मुल्क है। तो इसके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव कैंपेन भी हमने देखी है कि इससे इज्तनाब किया जाता है। भाई एक सीरियस इशू है, इस इशू को एड्रेस करने के लिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब हम खुद बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और पोलियो की जो कैंपेन है वो बस हमेशा यही सुनते हैं, पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन, कभी एरेडिकेटेड का लफ्ज़ नहीं। साहब आप इतने जज्बाती हो गए हैं, आपने कह दिया बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं आप। एग्जैक्टली। अब देखिए इतने अरसे से हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इस पर आपको वार फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। इसको महाना की बजाय इसका नो डाउट इसको आपने एक साल में 8 से 10 कैंपेन्स होती हैं, आप इसको एक साल में 12 कैंपेन्स में पहले लेके जाएं मरहले में, और उस दूसरे मरहले में लारी अड्डे पे जो लोग भी आए छोटे बड़े कंपलसरी कर दें कि उनको, नॉट जस्ट लारी अड्डा, आप अपने शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर ये पाबंद कर लें। एंट्री एग्जिट वो लारी अड्डों से लोग आते हैं ना, बसों से ही आते हैं ना, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे भी कर लें। आप इनको बड़े हैं छोटे हैं सबको जबरदस्ती आप पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं रेलवे स्टेशन पर, ये पाबंदी करें वहाँ पे जितनी ज़्यादा। तो यही वजह है, और ज़्यादातर ये 3 ड्रेन्स का जिनका तज़किरा हमने किया आपको यहाँ पर, चूँकि वो अब मैं इसमें कोई लसानियत की बात नहीं आ जाएगी, मैं इस बात को छोड़ ही देते हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं जो झुग्गियों में रह रहे हैं, या उनको समझाने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरत है जी इस काउंसलिंग की। राव साहब मेरे पास वक्त कम है, इंसदाद पोलियो मुहिम एरिया मुकम्मल कवर ना करने पर वर्कर्स की जवाब तलबी भी, मतलब नुक्स कहाँ पर है ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि हर किसी को पता है कि पोलियो के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है हमारे इस मुल्क में, उसके लिए पैसे की कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, हुकूमत खुद तो जनरेट करती है, उसके साथ साथ जो आलमी इदारे हैं वो इतनी ज़्यादा फंडिंग करते हैं इस मामले में कि आपकी सोच होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो देखी थी, और उसमें जो मैंने देखा था कि इस पर कितना बजट खर्च होता है और कितना बजट आता है, आप यकीन जाने मैं हैरान रह गया था कि इतना बजट, और उसके बावजूद लाहौर जैसे शहर में पिछले 8 माह में 9वीं बार ये सैंपल जो है पॉजिटिव निकल रहा है। इसका जवाबदेह कौन है? राव साहब ने जो बात की, ये बड़ी अच्छी बात की कि आप जो है अगर आपने हंगामी बुनियादों पर काम करना है और आपको इसके लिए इमरजेंसी की जरूरत है, लेकिन आपको ये फील्ड में काम करने से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में, आप अपनी डिस्पेंसरियों में, वहां से अगर ये मुहिम शुरू करें ना, देखें घर घर तो अमला जाता है। मैं ऐसे ही कहूँ, हमारे एरिया में इकबाल टाउन में तो लोग आते हैं, ठीक है, शक नहीं है। अब ये देखें फील्ड पे तो काम कर रहे हैं ना, यही बात है। वो बेचारों के कई मसाइल हैं, चले उनको छोड़ें, वो कभी मैं ये कह रहा हूं आ जाता है, आप कुछ आ जाता है, बिल्कुल ऐसे है। आपको हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से इस मुहिम को शुरू करें, फिर आप स्कूल्स में जाएं, और जिस तरह कोई एक भी बच्चा जो है ना वो रहे ना, बाकी ना रहे, ठीक है। अब आप ये देखें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और अभी तक हम पोलियो फ्री नहीं हो पाए। सही कह रहे हैं। फिर होगा क्या एट द एंड? खुदा ना खासा होगा क्या, आलमी इदारे जो है ना वो फिर ये कहेंगे कि भाई हम अपना हाथ खींच लेते हैं। क्यों?
क्योंकि हर मुमकिन कोशिश और हर वसाइल जो है वो आपको फराम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद फ्लॉज कहाँ पे जाएंगी। तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं यहाँ पर जरूर लोगों को भी एजुकेट करना चाहूंगी। मैंने पढ़े लिखे लोग ऐसे देखे हैं जो कि टीम्स आपके गेट पे होती हैं, फिर लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं कि जी नहीं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। तो प्लीज़ हम सब खुद अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इस कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए प्लीज़ सब लोग ताउन कीजिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। पंजाब काबीना जल्द नई बल्दियाती एक्ट की मंजूरी देगी। राव साहब बारहा आप ये खबरें देते हैं, देखिए ये होगा कब? ये 6 माह से ये इस पे वर्किंग चल रही है। फौरी तौर पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, उसके बाद इस कमेटी ने अपना काम किया। 3-4 मरतबा ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिसको के फेंक देते हैं, जिसको उसके बाद जाहिर है और हुआ है ना। प्रोसेस ये है कि अब जो आखिरी नशिस्त हुई थी वो खुद सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने चेयर की थी और उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, वज़ीर आज़म थे, सीनियर लीगी जो वफाकी वज़ीर है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और इसमें बड़ी सिरासल इन्होंने जो तजावीज़ थी वो जो अरकान असम्बली की जानिब से देखिए ड्राफ्ट तैयार हुआ, किधर गया? देखिए उसमें ये ऐसे नहीं होता कि एक दफ़ा तैयार हो और उसके बाद फौरी तौर पे इसमें बाकायदा जब फिर डिस्कशन होती है तो कोई ना कोई लूप होल्स रह जाते हैं। अच्छा। फिर इसको वापस भेजा जाता है। 2 मरतबा तो सीएम सेक्रेटेरिएट से वापस गया और उसके बाद अब चूँकि जो तमाम तर तजावीज़ थी जो साबका बल्दियाती नुमाइंदे थे उनकी जो तजावीज़ थी, जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें क्या क्या जो इश्यूज़ थे जो कि एम्पावर करने के हवाले से, क्योंकि उसमें वाइस चेयरमैन का कोई रोल ही नहीं था, वो सेक्रेटरी नहीं था कहीं पे, तो इस तरह के इश्यूज़ को अब एड्रेस किया गया है। अब हो ये रहा है कि इन्होंने एक्ट चूँकि तैयार किया और इसमें जो डायरेक्शन पार्टी क़यादत की थी उनको भी शामिल किया गया है। उस पर अब 1-2 रोज़ में एक मीटिंग करके रख दी है, 1-2 मीटिंग होनी है, तैयार इन्होंने कर लिया और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब के सिग्नेचर होते ही जो है वो ये जाएगा कैबिनेट में। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसने ये कह रहे हैं कि हम 2 हफ्ते में कैबिनेट से अप्रूव होगा और उसके बाद फिर ये असम्बली में चला जाएगा। असम्बली में से पास कराने के लिए 2 माह जो स्टैंडिंग कमेटी है उस पर काम करेगी। 15 दिन में भी कर सकती है वैसे, क्योंकि असम्बली में बिल जब पेश होता है तो फौरी तौर पर स्पीकर जो है वो इसको रेफर करते हैं मुतलका जो स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी इस पर अपनी जो राय है वो दे के अगर कोई अमेंडमेंट इसमें होनी है फर्दर तो वो करेगी। उसके बाद 4 दिन इस पर डिबेट होनी है असम्बली में, यानी हर एमपी को यह हक होगा कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में बात कर सके। तो देन ये सोर्सेज ये कहते हैं कि नवंबर में ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। आपकी बातों से इतना आसान मरहला नहीं लग रहा। मगर मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ये इलेक्शन होंगे, क्योंकि मैंने बार बार वजीर बल्दियात से ये सवाल किया कि 2024 बल्दियाती इलेक्शन का साल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं हमने अपना काम मुकम्मल कर देना है 2024 में, यानी हमने एक्ट बना देना। उसके बाद 60 से 90 रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार है हल्का बंदियों और हदबंदियों के लिए, और देन जो इलेक्शन कमीशन है वो तारीख ये तो सारा जो प्रोसीजर फॉलो उन्हें बता दिया। लेकिन राव साहब की बातों से हम यही कह सकते हैं कि ये एक तरफ बन के तमाम मुसविदा पढ़ाई देगा। अहमियत क्या है बल्दियाती नुमाइंदों की, बल्दियाती इंतखाबात की, आसानियाँ क्या होती है? बहुत शुक्रिया आना। बात इस तरह है कि चाहे शहरी तरक्की हो या देहाती तरक्की हो, उसमें जो बुनियादी किरदार है ना वो बल्दियाती निज़ाम का है, बल्दियाती सिस्टम का है। वो इस वजह से कि देखें आम शहरी के मसाइल क्या हैं, यार मेरी गली मोहल्ले की लाइट ठीक हो जाए, ठीक है, मेरी गली में वाटर सेवरेज और दीगर जो लाइनें हैं वो बेहतर हों, गली पक्की हो, और फिर उसके साथ अगर थाने कचहरी का भी मसला है ना तो आपका बल्दियाती अल्लाह आपका भला आपका बल्दियाती नुमाइंदा जो है ना वो आपके साथ जाता है, ठीक है। ये हमेशा से ये सिस्टम रहा। और माजरत के साथ मैं सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करता, मैं इस एक हुकूमत की बात नहीं करता, मैं हर हुकूमत की बात करता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने जो मैंने देखा, चूंकि मैं इसको कवर करता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया 8-9 साल, पिछली हुकूमतों ने किया क्या बल्दियाती सिस्टम के साथ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने हल्का बंदियाँ इस तरह करने की कोशिश की कि जी हम देखें कि किस हल्का बंदी में हमारे वोट कम है। इन्होंने क्या किया, जहां पर वोट इनके ज्यादा हैं, ओपोनेंट के ज्यादा हैं, उसको काट के इधर शामिल कर दिया।
ये चीजें जो है ना, ये मीडिया में भी कई बार आई है, मैंने खुद रिपोर्ट की है। मैं ये अगर कोई पूछेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर कोई मुझे लेटर भेजेगा मैं बता सकता हूँ कि भाई ये मेरी पुरानी खबरें हैं जो मैंने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ दी हैं कि आप कैसे हल्का बंदियां जो है वो कर रहे हैं। और माजरत के साथ इस गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूँ ना, इनके लिए तो भाईजान ने तो बड़ा अच्छे से बताया ना कि जी बन गया, ड्राफ्ट हो गया, असेंबली में जाएगा, ये होगा। इस गवर्नमेंट के लिए तो अब बेहतरीन मौका है कि ये बल्दियाती इलेक्शन करवा ले। क्यों? क्योंकि इनके ओपोनेंट जो है ये इनको खड़े तो होने नहीं देंगे, और अगर खड़े होंगे तो फिर किसी ना किसी चक्कर में अंदर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो ये माहिर है। ऐड करना चाहूंगा, असल मसला ये है कि अवाम के मसाइल का इदराक आप क्यों नहीं करते? बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का हो, बिलों का हो, बात करें ना तो बड़ी, और माजरत के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं इन्होंने कर कल सकते। खबर दी थी जो कि मैं कल देखता रहा, हेडलाइन में भी चलती रही, आज माशाल्लाह अखबार में भी छपी हुई है कि वजीर आला साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि जी महंगाई का ग्राफ नीचे चला गया। मुझे बताएं आटा, चीनी, दाल कौन सी कम हुई है? कौन से टैक्सेस जो हैं वो कम हुए हैं? आए ना जरा वजीर आला साहबा, मैं कहता हूँ वजीर आला साहबा जरा आए ना, डीजीपीआर आए, उसके बाद सिटी 42 में आ गए हमारे साथ, अगर मुनाजरा करना है तो आए। रोजाना हर टीवी चैनल, हम अपने टीवी चैनल की बात कर रहे हैं, आप रेट लिस्ट बताते हैं, बाहर जाएंगे लोगों से पूछेंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट की अहमियत है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मोहतरमा तो अपने ऑफिस से बाहर वजह यह है कि आप नीचे गिराया, वो इनका वो तो बड़ा अजीब सी बात है। वो इनसे सवाल करें ना, उस पर अगर सवाल करें तो पता चलता है कि जी वो बिलाल अजहर कियानी ने की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे ये सवाल किया गया कि आप महंगाई को सिंगल डिजिट में आप कह रहे हैं आ गई है, तो आपका मुवाजना क्या है चेहरे देखने का? और प्राइस ग्राफ नीचे आ गया है वजीर आला साहबा, आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह भला करे, ये डीजीपीआर इसी मैं यही कह रही हूं कि चीज कौन सा पैमाना लेके वो निकले थे बाजार में तो कोई चीज सस्ती है नहीं, सीधी ये तो आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या चीज है। लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का, अल्फाज का गोरख धंधा है, इसमें आप आ जाएं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट पे जरा बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरी अगली खबर लाहौर शहर में, लाहौर शहर में 274 यूनियन काउंसिल जिनकी तादाद बढ़ाकर 400 करने जा रहे हैं। और अहमियत की जो आप बात कर रही हैं, इसमें अगर बल्दियाती नुमाइंदे हों तो कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जहां पर पोलियो जैसी कैंपेन कामयाब नहीं हो सके, जहां पर डेंगू, जहां पर प्राइमरी स्कूल, और जहां पर गली मोहल्ले की सफाई, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ट्यूबवेल की खराबी, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी, फौरी, ये वो बुनियादी नौयत के मसाइल हैं। डेथ, बर्थ, मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स की का इजरा ये आपके डोर स्टेप पर होता है। और इसके अलावा जो भी कैंपेन नहीं, वो तो इमरान साहब एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी करनी है। अच्छा ये चले, अब आपने तमाम प्रोसीजर बता दिया, अब देखें जिसको कब फॉलो किया जाता है और क्या रिजल्ट सामने आते हैं। वैसे तो ये भी अल्फाज का धंधा है जो आपने दिल्ली दूर, बाकी ये कुछ मज़ेका खेज खबर थी। जमहूरियत हुकूमतें लबादा जमहूरियत का उड़ती है, लेकिन सबसे पहले जो रोज आप भी पेपर लेती हो ना, ये रिपोर्टर बता रहा है कि जी ये सरकारी मेयर है और चीजें मिल नहीं रही। पीटीआई, बानी पीटीआई ने 22 साल बल्दियाती निजाम की से को कंटेनर पर खड़े होकर उजागर किया, लेकिन सबसे पहले आके उन्होंने शब खून मारा तो बल्दियाती इदारों में। मैं थोड़ा सा तो ये जब भी सिविल एग्री करते हैं, लेकिन ये वाली खबर जो है ना आपकी कि महंगाई का ग्राफ नीचे आ गया, ये आपने ना ज्यादती किया खबर देखे। अच्छा जी, एक कमेंट चाहिए क्योंकि बारहा ये भी खबर हम शेयर कर चुके हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं जो मैं नहीं कह रहा कि सिंगल खबर है, आपकी खबर है। आज है जी अगली खबर, प्लीज। बारहा कह रही है गदागर माफिया का राज, हल बता दें। अब खबर नहीं डिस्कस कर सकते, मैं कहता हूं हमें कोई बता दे कि कौन कंट्रोल करेगा इस चीज को। मैं कहता हूं मैं जाके उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूं। आप यकीन जाने, सिग्नल पे खुदा की कसम आज अपनी लाइन और लेन जो है ना, अच्छा हमें तोड़ना मजबूरी हो जाती है कि यार इधर से लोग आ रहे हैं। वक्त कम है, सोल्यूशन रिसेंटली कानून साजी इस पर की गई है इनके गैंग्स के हवाले से। अब उसको कैबिनेट को अप्रूव करें, सख्त कार्रवाई करें। आपने 4-6 कार्रवाइयां की तो उसके बाद ये मामला थम जाएगा। मगर इस वक्त हमारे जो सिग्नल्स ऑक्युपाइड हैं और आपको बकायदा इशारे में सिग्नल बिकते हैं। देखिए, 5 लोग हैं, समटाइम आपके पास पैसे नहीं होते, समटाइम आपके पास पैसे नहीं भी होते, आप ट्रैवल करें, और लेकिन जिस तरह से आपको
जिच किया जाता है। लूले लंगड़े बन के आते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे ना तो आपको बुरा भला कह के सीधे हो गए चल के। यकीन माने सोची थी जिस तरह मैं अपनी ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचती ना, वो अपनी ड्यूटी पे उस तरह टाइम पे, और उन्हें पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कल आपकी गाड़ी में ये था, कल आपकी गाड़ी में वो था। उनको हमारे चेहरे याद हो गए, उनको पता है कि इस बंदे ने पैसे नहीं देने, वो उधर से आगे गुजर जाते हैं। खैर इतने पक्के वो लोग भी हो गए। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, जदीद दौर है और जब जदीद दौर की बात होती है तो टेक्नोलॉजी की बात ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। ज़िंदगी में आप किसी भी फील्ड में हैं, कामयाबी की ज़मानत अब ये चीज़ है कि जी आपने टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी आप कामयाब लोगों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाल कामयाब लोगों की देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस भी मौजूद हैं अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस्लाहात टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से ला सकते हैं, बेहतरी किस तरह से लेकर आ सकते हैं, कुछ ऐसी तजावीज़, कुछ ऐसी राइट डायरेक्शंस जो दिखाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन एक राइट ट्रैक जिसको पकड़ा नहीं जा रहा, जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप वो रिजल्ट भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। बुरहान रसूल साहब हैं जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग। सो वो क्या इस्लाहात हैं जिनको हम पुलिसिंग में लेके आ सकते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है। ये मेरे सामने किताब पड़ी है, ये किताब लिखने का इन्हें ख्याल कैसे आया, इस किताब में कौन सी ऐसी चीदा बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। टेक्नोलॉजी पॉलिसिंग कैसे लिखी आपने किताब, मतलब क्या चल रहा था आपके जहन में? सो ये आज से 10 साल पहले से का जर्नी है और ये जब टेररिज्म बहुत 10 साल में टेक्नोलॉजी भी बड़ी अपग्रेड हो गई। एग्जैक्टली। सो उस वक्त टेररिज्म बहुत पीक पे था और पुलिस ऑफिसर्स की भी शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही थी और मतलब अटैक ऑन दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी बहुत पीक पे था। उस वक्त ये समझ में नहीं आ रही थी कि हमें हो क्या रहा है और वजह क्या बन रही है, क्योंकि लोग अल्टीमेटली सहारा लेते हैं कम्युनिटी का और अल्टीमेटली सहारा लेते हैं उन क्रिमिनल एलिमेंट्स का जो अदरवाइज़ इतने फाल नहीं होते इन द फील्ड। ख़ास तौर पे 30 या 35 से ऊपर की जो एज के लोग होते हैं वो फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ते हैं और फिर ये लोग इनको कहीं पनाह देते हैं, कहीं सप्लाई उनकी करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि जी कैन वी एज टेक्नोलॉजिस्ट डू समथिंग अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट, कैन वी हेल्प, कैन वी स्टेप अप। सो उसमें मल्टीपल इनिशिएटिव्स थे। वी स्टार्टेड ऑफ विद क्राइम मैपिंग इन 2012। उसकी कामयाबी की वजह से डिस्कशंस आगे ये चली कि क्या अब क्या किया जा सकता है, राइट। सो इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस बना हुआ था इधर लाहौर में, उसमें बेतहाशा डेटा था, बट उस डेटा को सर्च करना या किसी के अगर फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से मिल गए हैं तो उन फिंगरप्रिंट्स को से उसको आइडेंटिफाई करना टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। फिर उसको फोरेंसिक्स भेजेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो उसमें हम लोगों ने फिर ये एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ इधर किला गुजर सिंह में जो पुलिस लाइंस में कि यार ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं हमारी पड़ी हुई पेपर बेस्ड, क्या इनको लिफ्ट किया जा सकता है पेपर से और डिजिटाइज किया जा सकता है? क्या अगर मैं 2 बंदे बुलवाऊँ थाने से, प्रिजन से, और उनके मेरे पास पहले से 10 प्रिंट कार्ड मौजूद हैं, सो क्या उनकी अगर पेपर के ऊपर फिंगरप्रिंट लगाई जाए तो क्या ये उस फिंगरप्रिंट को मैच कर देगा इंस्टेंटली, राइट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला कामयाब हमारा तजर्बा हुआ तो देन वी डिसाइडेड कि हमने लाहौर के सारे जितने क्रिमिनल्स का ना सिर्फ डेटाबेस, उनका जो क्रिमिनल करने की यानी क्रिमिनल एक्ट्स करने की जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जिसको हम लोग मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, really हाँ, तो वो लोग किस किस तरह करते हैं, राइट। और फिर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं और यहाँ कोई डेड बॉडी मिली है, उसको आइडेंटिफाई करना क्रिमिनल तो नहीं है कहीं ये, तो वो क्या इंस्टेंटली हो सकता है कि नहीं हो सकता कि हमने नादरा के पास भेजेंगे, नादरा से जब तक आएगा जवाब तो हमारा अपना पेस कोई डेटाबेस बनी हुई हो। सो इस सारे जर्नी में हमें एक कामयाबी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मिली, जिसकी वजह से उस वक्त की जो पुलिस की लीडरशिप थी उसका मोराल काफ़ी हाई हुआ, सीइंग इज़ बिलीविंग, ठीक। सो उसमें हमें जब ये लाहौर का हमने इंटीग्रेट किया सारा सिस्टम, तो उसमें हमें फिर उसको एक्सपैंड किया टुवर्ड्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक, राइट।
और फिर जब वो इंस्टेंट था, डिजिटल था, थ्रू दिस जो हमारी टेलकोज की टेक्नोलॉजी है कि आपके पास डेटा एक्सेस मिल जाता है कहीं से भी, तो हम लोग रिमोट डिवाइसेस पे ले आए फिंगरप्रिंट्स को। ठीक है। सो अगर आप कहीं किसी जगह नाका है और नाके पे आपके हाथ में एज अ पुलिस ऑफिसर डिवाइस है, आप उसका अंगूठा फौरी लगवाएं तौर पे, हाँ, और आपका इंस्टेंट नादरा का उसकी रिकॉर्ड निकला। नादरा का तो निकल ही आएगा, क्रिमिनल भी निकल आएगा। अच्छा, ठीक। ये बड़ा और जबरदस्त। फिर ये पता लगा कि जी टोटल पंजाब में सारे में सिर्फ 5000 रिसिडिविस्ट कहते हैं ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स जो अगर काबू कर लिए जाएं, वो यही घुमा फिरा के ना यही क्राइम करते हैं, और इधर लाहौर में 1000 के करीब थे। ठीक है। सो अब ये जो क्लैरिटी आई कि यार ये मतलब जो स्पेस टू ऑपरेट है या जो फोकस एरिया हमारा, वो ये 1000 लोग हैं लाहौर में लेट्स से, और ये 5000 टोटल बनते हैं पूरे पंजाब में। तो हाउ अबाउट वी फोकस ऑन दीज गाइज कि ये हैं कहाँ पे, इनकी ट्रैकिंग किस तरह होगी, एंड फिर दैट लेड टू मल्टीपल अदर इनिशिएटिव्स एंड अल्टीमेटली टू द FIR ऑटोमेशन के जिसको किस तरह से हम ऑटोमेट करें। आज आप डिजिटल FIR देखते हैं ना, उसको QR कोड लिखा हुआ है। तो दिस स्टार्टेड इन 2015 जनवरी। अच्छा। सो वो पूरी डिस्कवरी ऑन व्हाट दीज 25 देखिए आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कितनी परफेक्ट चीज़ें लेकर आए हैं कि आपके लिए आसानियाँ कितनी हो गई। एग्जैक्टली। सो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि हमने अब ऑब्वियसली इस्लाहात की तो बात कर रहे हैं, अब इस्लाहात को फॉलो भी किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम में वो जो रिजल्ट आने चाहिए, हमारी क्राइम रेशो नहीं कंट्रोल हो पा रही। हर गुजरते दिन के साथ हम जिद्दत तो लेकर आते चले जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हम कर पा रहे, उसकी क्या रीज़न है? देखिए जो क्राइम है ना जी, वो सोसाइटी के लोगों ने ही करना है, ठीक है। अब क्राइम की जो बेसिक है, बुनियाद है, वो तो दो किस्म की है ना, एक है पावर्टी, नीड बेस्ड है, ठीक है, और एक है आदत पड़ जाती है ओवर टाइम, आपको महारत ही यही एक्वायर करते हैं, स्किल ही एक्वायर करते हैं, ठीक। तो दोनों चीज़ों को डिफरेंटली टैकल करना ज़रूरी है। सो जब आपके पास विजिबिलिटी हो, आपके पास डेटा हो, आपको लोगों का पता हो, और ख़ास तौर पे जब आपकी कम्युनिटी के साथ ट्रस्ट हो और आप कम्युनिटी को साथ लेके चलें और कम्युनिटी आपको बताए कि जनाब हमारे इलाके में ये हो रहा है, ये अनयूजुअल चीज़ें हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो जो पुलिस का राब्ता है विद दी लोकल्स, वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनेगा? वो ट्रस्ट के बगैर नहीं बन सकता, राइट। सो दिस इज़ अ जर्नी। सो अगर अब इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, क्राइम नीचे आता जाएगा नेचुरली, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोग किसी जगह मतलब एम्प्लॉय होंगे, तो मतलब क्राइम नहीं बढ़ता। सो जब एक बंदे की ज़रूरत है खाने की, हेल्थ केयर की, बच्चे बीमार हैं लेट्स से, ठीक है, अब बच्चे की बीमारी नहीं देखी जाती, ठीक है, अब उसमें कोई बंदा कोई गलत चॉइस ले लेता है, और किसी को भूख इतनी सता रही है कि वो इमीडिएट ही सोचेगा ना, वो ये तो नहीं सोचेगा कि जी मैंने 6 महीने बाद अपने बच्चों को पढ़ाना है या 6 साल बाद बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर क्या बनेगा। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं ये, और फिर उसकी वजह से सोशल ऑर्डर सारा डिस्टर्ब होता है। सही। सो कुछ मैं आपसे सजेशन चाह रही हूँ कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ख़ास तौर पे पुलिसिंग में क्या क्या बेहतरियाँ ला सकते हैं? सो अभी एक तो ये है कि काफ़ी हमने रूम कर लिया, कवर कर लिया, ठीक। उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक। वो कमियां आहिस्ता आहिस्ता पुलिस डिपार्टमेंट पूरी करता जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं एज वी मूव अलॉन्ग। वो ऑटो पे चीज़ें चल रही हैं। ऑटो से मुराद ये है कि कोई भी नया लीडरशिप में कोई बंदा आता है, चाहे लाहौर की में हो, चाहे पंजाब की लेवल पे हो या कहीं और भी हो, तो वो चीज़ों को अब लेके अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे चल रहे हैं। अब एक कंपटीशन इस किस्म का बन गया विद इन पुलिस ऑफिसर्स के जी, अब व्हाट कैन आई डू ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग टू ऐड मोर वैल्यू ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक। तो वो विच इज़ फैंटास्टिक, वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, कुछ अच्छा करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि सिंध और पंजाब इंटीग्रेटेड है, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इस्लामाबाद, ये सारे इंटीग्रेट, आज़ाद कश्मीर आजकल चल रहा है और KP चल रहा है कि ये भी जिससे इंटीग्रेट हो गए, तो एक तो पुलिस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो गया, दूसरा ये कि बात पुलिस पे नहीं रुकती है, पुलिस तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे चलनी है प्रोसिक्यूशन, उसके बाद चलनी है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जैक्टली, ज़्यादा डिले तो उधर ही आते हैं मसाइल। सो हमने ना सिर्फ पुलिस को ऑटोमेट किया था बल्कि प्रोसिक्यूशन को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी, सो ये प्रिजन्स को भी किया, चौथा प्रिजन्स। तो हमने ये हो चुका हुआ है, दिस इज ऑल डन। सो digitally FIR can be shared now with prosecution, and prosecution can also share the same FIR with the district courts. So अब district courts से सिर्फ रह गई हुई है बात कि district courts वाले कम से कम वो भी कुछ डेटा शेयर करें। फिर इतना डिले क्यों है? मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर इतना सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है, आज भी क्यों इंसाफ के लिए लोग दरबदर हैं? सो उसको देखें ना जी, उसकी लीडरशिप आनी है फ्रॉम द जुडिशरी। सो वंस द जुडिशरी टेक्स द चार्ज इन टर्म्स ऑफ लीडिंग दिस ऑल ऑफ दिस,
तो उसमें जो विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है ना, एक केस है उसकी फोरेंसिक से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, तो फोरेंसिक से रिपोर्ट तो डिजिटली आपको मिल जाती है, आ जाएगी। आपने ये देखना है कि जी अगले केसेस मैंने कब लगाऊं, वो केसेस रेडी हों। जब जज साहब के सामने चीज़ पेश हो रही है तो ये ना हो कि अभी चलान मुकम्मल नहीं है जी, अभी फ़लानी चीज़ नहीं हुई जी फ़लानी, तो जज साहब को पहले ही पता हो कि ये वाला केस मैंने सुनना है और ये वाला केस नहीं सुनना, ये रेडी है फॉर हियरिंग और ये रेडी नहीं है फॉर हियरिंग, राइट। उसके लिए मैं कोई अपना स्केजुअल पुलिस के साथ शेयर करूँगा, पुलिस मेरे साथ शेयर करेगी, तभी काम चलेगा। सो ये वन वे आजकल ट्रैफिक है कि सिर्फ पुलिस और प्रोसिक्यूशन ये लोग ही शेयर कर रहे हैं डेटा विद दी जुडिशरी। अल्लाह करे कोई लीडरशिप एट द टॉप जुडिशरी में ऐसी आए जो टू वे हैंड शेकिंग करे कि जनाब हमारी तरफ से भी जो आपको डेटा चाहिए वो हम उसको, और ये लोग उसको मॉनिटर करें उस पूरे प्रोसेस को, उसकी जो यानी FIR क्यों नहीं हुई, अगर हुई है तो क्या बना है, क्या रिकवरी हुई है, क्या अरेस्ट हुए हैं, प्रोसिक्यूशन में कहाँ फंसा हुआ है, बिटवीन प्रोसिक्यूशन और पुलिस में जो आपस में मसाइल हैं कि जी तुमने सही चीज़ नहीं बनाई, उसने उसमें गलती निकाल ली है, उससे गलती ठीक करके दोबारा भेजी है, उसको कहता है जी मुझे रिसीव ही नहीं की, ये जो चलान है रिसीव ही नहीं किया, ये तो लेट आए थे, ये तो कट्ठे मुझे 50 कट्ठे दे गए पूरे महीने के, मेरे पास लोड कम है। सो ये सारी बैटल जो है ना अब ये सॉर्ट हो गई हैं, अब सिर्फ जुडिशरी की साइड रह गई है। जैसे ही जुडिशरी ऑन बोर्ड आती है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग दी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फिर उससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमने इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ना रिकॉर्ड कीपिंग पे बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़लाँ केस में अगर आपको कुछ रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको भाई बहुत टाइम लग जाता है। सो रिकॉर्ड कीपिंग, इसको सेफ रखना और फिर मेरे ख्याल से हाइड रखना भी, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। सो रिकॉर्ड तो अब आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा और मिल जाता है, इंटरनली तो मिल जाता है। अब कोई आपको नहीं बता रहा, नहीं दे रहा, वो अलग बात है, वो तो ह्यूमन इशू है, ठीक है। वो तो एक ऑफिसर अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो गड़बड़ कर रहा है। जो दूसरी साइड है ना जी, वो है अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स डेटा, ठीक। वो डिजिटल वर्ल्ड में इट्स स्केरी अ लिटिल। वो इस तरह से कि अगर मेरा एक्सेस डेटा का किसी ऐसे बंदे को है जो क्रिमिनल लोगों को डेटा सप्लाई कर सकता है, या नालायक आदमी है, उसने SOPs का नहीं ख्याल रखा, उसकी वजह से डेटा लीक हो गया, कोई भाई साहब आए, उन्होंने आके उनसे कुछ सोशल इंजीनियरिंग में उनसे कोई पासवर्ड पूछा कि जी मैंने आपका मशीन यूज़ करनी थी, मतलब कुछ तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे आप अल्टीमेटली एक्सेस अगर कर पाते हैं ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, तो उससे किस बंदे ने क्या चीज़ एक्सेस की, किस वक्त की, और जिसने एक्सेस की वो ऑथेंटिकेट करे कि ये बाकी मैं ही था जिसने एक्सेस की है। सो ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी मेरे ख्याल में बाकी है। सो जब तक हम यानी इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ऑल गुडी, अभी देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो इस साइड पे आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन जनरल टू बी सेंसिटिव अबाउट इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, उसकी ख़ास तौर पे ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो आइडेंटिफाइबल इस तरह से हो सके कि कोई कहीं उसके पीछे उसके घर तक ना पहुंच जाए, क्रिमिनल एलिमेंट। चीज़ों को ज़रूर जो है वो रखना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे जिद्दत आ रही है ना, मुझे लगता है जराइम में भी जिद्दत आती जा रही है, उतनी ये चीज़ें भी स्मार्ट होती जा रही हैं। सो हमने कैसे दौड़ना है इन चीज़ों के पीछे? सो दो चीज़ें ना जी, एक तो लीगल एस्पेक्ट है उसका कि आपने जो आपकी लेजिस्लेशन है आपके पास, अब वहाँ पे फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस आ जाते हैं कि हाउ वेल वर्स्ड आर दे इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर क्राइम्स के लिए फ्यूचरिस्टिक लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है, राइट। दूसरी साइड ये है कि फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बननी है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन ये है कि मैं किसी और का आइडेंटिटी थेफ्ट करके मैं वो बन के तो कोई काम कर रहा हूँ ताकि मुझ तक ना कोई पहुँच सके। और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल क्राइम्स की नौयत चेंज होती चली जाएगी एज़ यू नो डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल थिंग्स टेक ओवर। फिर आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसा, जिस तरह आपने चैट GPT देखा ना जी, तो चैट GPT इमेजिन करें कि तफ्तीशी ने चैट GPT यूज़ करना है और उसने वॉइस बेस्ड करना है, लेट्स से, ठीक है, और उसने कहना है जी कि ये, और पंजाबी में करना है, और उसने कहना है जी कि यह मुकदमा है जी, यह मसला होया है, दसो केड़ियां दफात लग दी ने, ठीक है। तो चैट GPT आपको दफात बताता है कि ये दफात लगनी है, और केस किस तरह चलेगा, है मसला हल होना भी है कि नहीं होना, इसका पिछला दसो की हिसाब किताब रिकॉर्ड। सो दिस इज़ अ गुड थिंग पॉसिबल, राइट। अब रिजल्टेंटली अगर ये सिस्टम इंट्रूड हो जाए, जिसको हम ये चैट GPT जिसकी बेस पे ये सिस्टम चलती लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग पे, सो अगर ये LLM सिस्टम पुलिस का अगर बन जाए और फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए लेट से किसी टाइम पे, और उसमें फीड इन गलत हो जाए इंफॉर्मेशन, तो उससे क्या होगा, उससे आप
किसी बायसनेस किसी एक बंदे की तरफ, किसी पार्टी की तरफ जा सकेगी, राइट। सो उसको, उस कॉन्सेप्ट को आगे चल के कहा जाता है डिजिटल ट्विन, कि क्या आप अपनी सारी मालूमात एक कंप्यूटर को बता दें, फिर उससे मशवरा करते रहें थ्रू आउट योर लाइफ कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अगर डिजिटल ट्विन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर, तो फिर क्या बनेगा? मेरी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो फिर क्या बनेगा? ठीक है, मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया फिर क्या बनेगा? फाइनेंशियल मूवमेंट हो गई मेरे पैसों की, इंस्टेंट ही है ना, इधर से गई उधर चलेगी, तो किसने की थी, किस वक्त की थी? सो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पुलिस हैज़ टू बी एज ए डिपार्टमेंट, ये FIA को छोड़ दें कि जी FIA करेगी या उसका मैंडेट है। पुलिस एज ए डिपार्टमेंट नीड्स टू बी विजिलेंट कि क्राइम की अब नौयत चेंज होनी है डिजिटल वर्ल्ड में, और ये आपको समझ लेना है, और ये आज ना किया तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अक्सर हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, आपके मसाइल का हल कर सकें। हमारी कोशिश ये होती है कि जहां कहीं भी कोई मसला है उसको हाईलाइट करें, जहां कहीं पे भी अपनी कैपेसिटी में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं हम करें। आज एक खबर ऐसी नज़रों के सामने से गुजरी कि वालिदैन एक परेशान थे, जो चाहते थे कि उनके बच्चे की ज़िंदगी बच सके, उनके बच्चे का इलाज हो सके। सो इलाज के मराहिल मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, जो कि उनकी पहुंच से दूर है। सो आज वो हम वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी परेशानी आपके साथ शेयर करना मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी हेल्प हो सके, हुकाम बाला तक उनकी आवाज़ जा सके। उनके बच्चे की ज़िंदगी के लिए वो मुंतज़िर हैं किसी मसीहा के, और वो मसीहा कहीं दूर नहीं बैठे, इसी शहर में बैठे हैं, इसी शहर में उनके घर हैं, इसी शहर में उनके दफातर हैं, इसी शहर में एक टेलीफोन कॉल पर इनका ये काम भी हो सकता है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी मिसेस और वो बच्चा जो कि ना जाने खुद भी उसको नहीं पता कि वो किस बीमारी का शिकार है, उसकी ज़िंदगी एक इंजेक्शन के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रही है। मैं अब्दुल्ला साहब से जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या इलाज है, इनके बच्चे को बीमारी क्या है, और साथ ही साथ किस तरह से वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों से जो कि शायद हेल्प कर दें तो इनके बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब, क्या बीमारी है आपके बच्चे को और कब आपको पता चला? मेरे बच्चे को SMA की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और ये 3.5 माह का था जब हमें डायग्नोज हुआ। हमें लगा कि इसको ये मसले आ रहे हैं, फिर हमने कुछ टेस्टिंग वगैरह करवाए, कुछ डॉक्टर के पास किए, फिर हमें डायग्नोज हुआ इसको SMA की बीमारी है, जो कि बहुत जानलेवा बीमारी है। तो उस बीमारी से ये लड़ रहा है। अब इसकी ये लिक्विड चीज़ों पे है, एक 11 माह इसकी एज हो गई है और ये सिर्फ लिक्विड ही ले रहा है, कोई ठोस चीज़ नहीं ये ले पा रहा, क्योंकि इसकी ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो जाती है, इसको निगलने में मुश्किलात का सामना है, इसकी नेक होल्डिंग नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसका इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, इसका इलाज मौजूद है। सिर्फ एक सिंगल डोज है जीन थेरेपी की, जुलजिस्मा नाम की, नोवार्टिस कंपनी की, जर्मनी की। वो इसको इंजेक्शन लगेगा तो ये 100% सिर्फ एक इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन भी जौन सा है इसकी 2 साल से एज से पहले ही लगना चाहिए इसको। अच्छा। उसके बाद वो वर्किंग पे नहीं करेगा, उसके बाद वो इंजेक्शन भी इफेक्टिव नहीं है वो इंजेक्शन। इलाज के मराहिल में क्या मुश्किलात हैं? आप क्या इलाज नहीं करा पा रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास इतना फंड नहीं है, हमारे पास इतने बजट नहीं है हम इसका इलाज करवा सकें। क्या हैवी बजट है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ये $21 लाख का जौन सा है वो इसका एक इंजेक्शन की प्राइस है $21 लाख। अच्छा। पाकिस्तानी 57-58 करोड़ बनते हैं। अच्छा। सो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब इलाज यहाँ पर आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का, वहाँ पर आपने बच्चे का इलाज कराया? वहाँ पे बेसिकली हमने गए हैं, इलाज करवाया, लेकिन हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं वहाँ से मिला। ऑल्टरनेट इसका कुछ नहीं है, मुतबादिल के तौर पर वो एक इंजेक्शन से तो बच्चा आपका सेहतयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा आज का प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद भी यही था कि शायद कोई चले, हुकाम बाला में से नहीं तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को नवाजा है, बहुत सारे यहाँ पर वो लोग हैं जो दुखी इंसानियत की हेल्प करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है कि 2-3 लोग भी अगर मिलकर हेल्प कर देंगे तो इस मासूम बच्चे की जान बच जाएगी। मुझे ये बता दें, क्या डॉक्टर्स ने कुछ ऑल्टरनेट हल निकालने की कोशिश नहीं की? ऑल्टरनेट हल है ही कोई नहीं।
बेसिकली अभी कोई रिसेंटली 1 माह पहले हम देखें तो सिंध गवर्नमेंट ने जौन सा है वो एक बच्ची की ये ट्रीटमेंट करवा दिया है, उन्होंने बजट दिया है, उस बच्ची को वो ये डोज लग गई है, तो अब वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है बच्ची। उसकी उम्र भी कोई 11.5-12 माह है, वो बेहतर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है अब। सो क्या कहना तो हम चाहेंगे? भी अब हमारी गवर्नमेंट से, वज़ीर आला से अपील है कि हमारी मदद की जाए, इस बच्चे की जान बचाई जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सोशल मीडिया पर आपने इस तरह की रिक्वेस्ट करके देखी? आई विश कि गवर्नमेंट ही आपकी हेल्प कर दे, लेकिन बहुत सारे मुखय्यर हजरात भी हैं। जी बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन मुझे अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं मेरे से हुआ उनका, कोई हेल्प की जौन सी मुझे अभी तक होप नहीं मिली कहीं से भी। बच्चे की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चे का इलाज हो सके, क्योंकि बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, वो कुछ खा नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, उसका एक एक वक़्त, एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजरता है, बहुत तकलीफ़ में है। आई कैन अंडरस्टैंड, माँ से ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं हो सकती, जिसने पल पल अपने बच्चे को संभालना भी है, जिसने उसकी टेक केयर भी करनी है। सो मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहूँगी CM साहिबा से, तमाम आला हुकाम से, कि जो कोई भी इनकी हेल्प कर सकता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिस किसी का लगते जिगर इस बीमारी में है, उनसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि कितनी बड़ी तकलीफ़ है। अल्लाह ताला किसी को कभी भी ये मुश्किल वक्त ना दिखाए, लेकिन यहाँ पर हम सब मिलकर कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं कि इनकी हेल्प हो सके, हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचा सकते हैं। सो CM साहिबा, प्लीज़ आपसे बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है, मैं तो ये कहूँगी कि जितना भी हम अपनी दिल की गहराइयों से गुजारिश कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी ज़रूर मदद कीजिए। क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मेरा यही मैसेज है कि सिंध गवर्नमेंट ने जैसे अपना स्टेप लिया है, उन्होंने एक बच्ची की करवाई है, जान बचाई गई है, ऐसे पंजाब गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करे, कुछ इस बारे में जल्दी हमारी हेल्प की जाए, ताकि हमारे पास टाइम नहीं कम है। 2 साल की तकरीबन उम्र बताई जा रही है इनकी तरफ से, कि उससे पहले पहले ये इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे शो का अक्सर हिस्सा भी बनते रहते हैं, हमारा शो देखते भी हैं। ख्वाजा साहिबान से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर CM साहिबा तक हमारी ये गुजारिश नहीं पहुँचती तो वो तो पहुँचा ही सकते हैं, ज़रूर इनकी हेल्प कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इंतहाई दिल परेशान हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखकर, बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन दुखी माँ बाप की ज़रूर मदद कीजिए। मुखय्यर हजरात अगर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर। कार खैर है, हमें नहीं पता, हम किसी के लिए अगर आसानी पैदा करते हैं तो पता नहीं हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और शामिल कर लेते हैं आज के भाव। रूमेल हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि जी सब्जियों के रेट क्या हैं, ओपन मार्केट में रेट क्या हैं जी, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। में इजाफे और जायद कीमत में फरोख्त का सिलसिला जारी है और ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, जबकि अमली तौर पर बाजारों और मार्केटों में जो है वो सरेआम सब्जियों की जो फरोख्त है वो जायद कीमत में की जा रही है। 15 रुपये फ़ी किलो तक मुख्तलिफ कीमतों सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा देखने में आया है, जबकि 100 रुपये तक जो सब्जियां हैं वो जायद कीमत में बेची जा रही हैं। कीमतों की अगर बात करें तो मेथी की जो कीमत है वो फ़ी किलो आज 15 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जो मेथी है वो सरकारी निर्ख के बरक्स 350 रुपये किलो बेची जा रही है। इसी तरह दर्जा अव्वल आलू की जो सरकारी कीमत है वो 82 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि ये 120 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। इसी तरह जो दर्जा अव्वल प्याज है वो 145 रुपये की बजाय 180 रुपये, दर्जा अव्वल टमाटर जो है वो 135 रुपये की बजाय 105 रुपये की बजाय 140 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लहसुन देसी का जो सरकारी निर्ख है वो 385 रुपये मुकर्रर है और ये 450 रुपये किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन हरनाई का जो है वो 430 रुपये की बजाय 600 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना जो है वो 540 रुपये की बजाय 750 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो
खीरा फार्मी है वो 140 रुपये की बजाय 180 रुपये में बेचा जा रहा है। बंद गोभी का जो नुर्ख है वो 150 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि ये 180 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। फूल गोभी 90 रुपये की बजाय 140 रुपये में बेची जा रही है। शलजम जो है वो 120 रुपये की बजाय 140 रुपये। इसी तरह जो करेला है वो 160 की बजाय 180 रुपये में बेचा जा रहा है। और दीगर जो तमाम ही सब्जियां हैं वो अपनी मुकर्रर करदा सरकारी कीमत से बरक्स बेची जा रही हैं, जिस पर जो शहरी हैं वो शिकवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ आए रोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो ग्राम फरोशों की जानिब से जायद कीमतें वसूल की जा रही हैं, उसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है, परेशानी के आलम में है। शहरी 3 वक्त की रोटी जो है वो घरों में पकाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। आम आदमी जो है वो जहां महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी से परेशान है, वहीं इस ग्राम फरोशी ने भी उनको मसाइल से दो चार कर रखा है। आम आदमी मुतालबा ये कर रहा है हुकूमत से कि न सिर्फ सब्जियों की जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम किया जाए, बल्कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उन्हें फाल किया जाए और मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक उनकी जो फ़रोख्त है उसे यकीनी बनाया जाए। ठीक है जी, हमारी भी रिक्वेस्ट यही है जी डीसी साहब से भी और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियों से भी, और इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली अथॉरिटी बनाई गई है प्राइस कंट्रोल के लिए, उनसे भी कि लोगों की मुश्किलात हल करें, माफिया को कंट्रोल करें, कीमतें जो हैं वो जो रेट लिस्ट दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यकीनी बनाएं ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। जिनकी कल सालगिरह है हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें और आप भी कल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई टैलेंट है हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, अपना टैलेंट भी शेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। सो हमें अपडेट करते रहिए करें आप, हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट आपके लिए हम पेश करते रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।